अभी भी हमारे कंट्री में पेरेंट्स जो सब्जेक्ट डिसाइड करके बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, बच्चे जनरली वही फॉलो करते हैं, चाहे वो आगे उसमें अच्छा कर पाएं या ना कर पाएं। मान लीजिए कि एक बच्चे ने बायो ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब एक सब्जेक्ट उन्होंने ज्योग्राफी का ले लिया कि मुझे ज्योग्राफी फील्ड में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ से कुछ बनना है। एक उन्होंने अपना सब्जेक्ट उठा के लीगल स्टडी ले लिया कि मुझे इसमें जाना है। तो वो अपना कैरियर कैसे चूज करेगा? नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि सब तरफ हमें रेड ही रेड नज़र आ रहा है, तो आज हम रेड रोजेस पब्लिक स्कूल साकेत न्यू दिल्ली में हैं। अब हमारे साथ मिस्टर पुनीत जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी फील्ड के बारे में कुछ आपको गाइड करें। जब बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। किसी समय एक टीचर ने मुझे एक कहावत बताई थी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर इन नन। लेकिन आज जो समय बदल गया है वो थोड़ा मल्टी टास्क पर्सन का समय आ चुका है। जैसे मुझसे पहले कृष्णा सर ने भी बातें बताई कि आज का जो समय है, you should have knowledge of everything, master in some field, not in one, in some field you should be master। और जो अब सब बच्चे बैठे हुए हैं, सिवाय मेरे हिसाब से दो लाइनें ऐसी हैं, एक डॉक्टर की और इंजीनियर की, उनको छोड़ के आप सब लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। फिर एक छोटी सी बचपन की बात याद आती है। पिक्चर दिखाई थी स्कूल में, सर विद लव। उसमें बताया गया था कि मैनी ऑफ यू विल बी अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर आफ्टर 12th क्लास। तो अब मैं इसको दो ऑप्शन में बांटता हूं। एक होता है अर्न एंड लर्न, देन होता है लर्न एंड अर्न। जरूरी नहीं है कि बहुत टॉपर ही जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो पहले लर्न करें फिर अर्न करें। अर्न और लर्न का भी ऑप्शन है। कृष्णा सर ने बहुत अच्छे से ऑनलाइन कोर्सेज बताए, डिस्टेंस लर्निंग बताई, ये भी एक ऑप्शन है। तो मैं पहले आना चाहूंगा यू अर्न एंड लर्न। आज इंडिया में 12th पास के बाद भी जॉब्स बहुत मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होती है। जैसे जो लोग थोड़ा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घूमने में इंटरेस्ट भी रखते हैं, बात करने में अच्छे, हो सकता है एकेडमिक्स इतने अच्छे, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो बैंक्स हमारे हैं, उनको बच्चे चाहिए होते हैं ऐसे यंग ब्लड जो जगह जगह जाके होम लोन अप्रूव कराएं, पर्सनल लोन उनका बेचें, उनकी इंश्योरेंस बेचें। कोई 22-25 साल का लड़का MBA करके जाने में कितराता है कि मैंने नहीं जानना। और स्टार्टिंग भी बोलता हूँ 18 से 20 हज़ार देते हैं, क्योंकि जब मैंने सर्वे अपने कराए ना, मुझे पता लगा हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी दिल्ली में 8 या 9% बच्चों से ज़्यादा नहीं जाता। मोस्टली फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कई तो UGC रिकॉग्नाइज भी नहीं होती। मैं उन बच्चों को कैटर करता हूँ, नहीं अच्छा एकेडमिक कोई बात नहीं, बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करो यार, दुनिया का है। ऐसे मैम ने इतना अच्छा लॉयर के बारे में बताया। कुछ लॉयर्स ऐसे रखते हैं अपने पास बंदे कि भैया आगे मेरे क्लाइंट पे जाना है, उससे ये करना है, साथ साथ करस्पॉन्डेंस से भी होती है, लो करो ना ज्वाइन। और इन सब फील्ड में ठीक है, जिन बच्चों का, क्योंकि हमारे तो पूरा हिंदुस्तान है ना, जिनका थोड़ा घर पे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए, 20-22 हज़ार रुपया आप जॉब ले सकते हैं। कोई भी आज की डेट में जो NEP आई, उसने डिस्टिंक्ट लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को, ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मैं उन बच्चों को जो ऐसा फील्ड चाहते हैं कि मैं 4 पैसे कमाऊं, मेरा घर भी चले, उनके लिए बात कर रहा हूं। तो पहली ऑप्शन उनके पास बैंक्स में हो गई। साथ साथ क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस से BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। और मैं अपने एक, हम भी सीखते हैं, तो मतलब टीचिंग इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैंने भी सीखा। मेरे पास एक लड़का पढ़ता था आप जैसा, वो किसी दिन आया, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था, और पढ़ के अपना पास हो गया, 50-52% ले गया। बैंकों में जॉब की, DSA में जॉब्स के, DSA होते हैं जो बैंक्स आगे अपनी एजेंसीज देते हैं,
और आज वो एक लड़का माने हुए बैंक एक्सिस बैंक का मैनेजर है, एक्सिस बैंक का जनरल मैनेजर है आज वो लड़का। सो ये आपके पास फील्ड हुआ। दूसरा फील्ड आपको मैंने बताया लॉयर्स का। अगर आप किसी लॉयर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनसे इंगेज हो गए, साथ साथ अपने लॉ की फील्ड करिए। अब जब 5 साल बाद आपके पास वो लॉ की डिग्री डिस्टिंक्ट लर्निंग या करस्पॉन्डेंस से आएगी, आप प्रैक्टिकली वो काम जो अभी फ्रेश लॉ करके आ रहा उससे कहीं ज़्यादा सीख चुके होंगे, कहीं ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। अभी तो मैंने बात करी सब अर्निंग लर्निंग की। अब बच्चे हर तरीके के होते हैं जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट है चाहे ह्यूमैनिटीज है। कहीं पे सीए चार्टर अकाउंटेंसी के लिए कॉमर्स फीस की वक्त कहीं नहीं लिखा होता अ स्टूडेंट शुड पास फ्रॉम 12th। एक सीए फाउंडेशन कोर्स होता है और मैं कहते हैं ना फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लाइफ ब्लड है। तो आपको फाइनेंस अरेंज करना आना चाहिए। एक तो बोलते हैं चार्टर अकाउंटेंट का मतलब होता है सिर्फ जो अकाउंट्स देखे। अकाउंट्स तो एक 12th पास बंदा भी आज इतने सॉफ्टवेयर है वो देख सकता है। चार्टर अकाउंटेंट का काम है ऑडिट करना, बताना कि अकाउंट्स में गड़बड़ नहीं है, अकाउंट पैसा अरेंज कराना। कंपनी आई है तो उसको किस तरीके से, हमारे इंडिया में मल्टीनेशनल आ रही है और आती रहेंगी, किस तरीके से इंडिया उसमें चार्टर अकाउंटेंट प्लस कंपनी सेक्रेटरी भी हेल्प करते हैं उनकी। और आगे चल के डिप्टी मैम से हम कंसल्ट करने, उन्हें कॉर्पोरेट लॉयर्स भी बोला जाता है। तो ये फील्ड उन बच्चों के लिए हो सकती है। चार्टर अकाउंटेंसी करने का एक नियम जान लीजिए, जो बच्चे अब चार्टर अकाउंटेंसी इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मानी जाती है, पहले नहीं मानते थे हम लोग, अब उसको मानने लगे हैं। अगर आप चार्टर अकाउंटेंट करना चाहते हैं, पहले तो क्या होता है बच्चा एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, साथ साथ ये कर दिया। अब कानून बड़े सख्त हैं, ये डिजिटल इंडिया में है, यहाँ पे हर चीज़ पता लगती है। आप चार्टर अकाउंटेंसी और बीकॉम कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर कॉलेज से चार्टर अकाउंटेंट के साथ नहीं कर सकते। जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है उसे पता है मैं नॉर्थ कैंपस में भी जा सकता हूँ, मैं और बढ़िया कॉलेज में भी जा सकता हूँ, उसको वो कॉलेज त्याग करके करस्पॉन्डेंट ज्वाइन करना पड़ेगा और साथ साथ अपना चार्टर अकाउंटेंसी कर सकता है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन तो फिर मस्ट हुई ना, बिकॉज चार्टर अकाउंटेंसी इज आपकी कौन सी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मानते हैं। पहले इसे प्रोफेशनल मानते थे, अभी कुछ सालों से इन्होंने मानना शुरू कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा होता है जैसे चार्टर अकाउंटेंसी का कंपनी सेक्रेटरी, और बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम एक जैसा होता है। किस तरीके से हिंदुस्तान को कंपनी में, क्योंकि फॉरेन कंपनीज आने से इनका स्कोप बहुत बढ़ गया है। अब पहले तो होता था 98% आएंगे तब एसआरसीसी जाएंगे, एसआरसीसी 99 पे भी नहीं खुलता था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे हिंदुस्तान का बच्चा आता है। लेकिन अब नंबर नहीं देखे जाते, ये नहीं कि 12th में नहीं पढ़ना, जो सीयूटी में आएगा वो 12th का कोर्स ही आएगा, लेकिन ऑप्शन बढ़ गए। आप चाहें 6-7 सब्जेक्ट कर सकते हैं चूज। उसमें एक कोर्स आता है इको ऑनर्स। बच्चे सोचते हैं हम जो 11th 12th में इको पढ़ते हैं वो आती है, उसमें मैथमेटिक्स के बिना वाला बच्चा वो नहीं कर सकता। बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो कोर्स मेरे को नॉलेज है उसमें विदाउट मैथमेटिक्स नहीं कर सकता। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिसने बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करना है, वो भी विदाउट मैथमेटिक्स वाले नहीं कर सकते। अब फिर मैं ग्रेजुएशन डिग्री में 2 भाग में ला रहा हूं, एक विद मैथमेटिक्स, एक विदाउट मैथमेटिक्स। जो हमारे मैथमेटिक्स वाले बच्चे कर सकते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उसमें जैसे मैं प्यार से बोलते हैं कॉमर्स का आईआईटी, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का शहीद सुखदेव कॉलेज। बहुत बढ़िया कॉलेज है, और जहां लेक्चरर मैंने भी 1-2 अटेंड किए, हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेक्चरर आते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा नहीं, उसको कॉमर्स का आईआईटी तो बोलते हैं, लेकिन हैरान जब मैंने वहां भी सर्वे कराया, वहां 75% स्टूडेंट नॉन कॉमर्स है। क्यों? क्योंकि जो उसमें एंट्रेंस एग्जाम है आप में, उसमें होता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके।
कोई हमारे कॉमर्स फील्ड का उसमें एग्जाम नहीं होता। और उसके बाद किस तरीके, वो आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे। और उसमें आप एक कॉमन टेस्ट है जिसमें आपको अपने स्वीट में लॉजिकल रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इवन अप्लाइड मैथ्स पीपल कैन आल्सो अप्लाइड फॉर दैट, एंड इंग्लिश आपने लेना है स्वीट में। स्कोर्स के बेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई 20 है कॉलेज है, नंबर 1 सुखदेव आ गया, नंबर 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, नंबर 3 इसमें आता है आपका केशव महाविद्यालय, फिर वोकेशनल कॉलेज भी है, देशबंधु भी है, काफ़ी है। और जो बच्चे बीबीए करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज इन शॉर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स, उसके लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह टॉप का कॉलेज है और 15-16 कॉलेज में और है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने आपके क्वेश्चन और आपके टीचर्स या हमारे एक्सपर्ट के आंसर की। आप क्लास में भी क्वेश्चन पूछते होंगे इन्हीं अपने अध्यापकों से। यहाँ पे ये है कि आप एक खाली उसी सब्जेक्ट से नहीं, आपके मन में जो भी प्रश्न हो अपने कैरियर के लिए, आगे के लिए, थोड़ा और स्टडीज़ के लिए, हो सकता है कि आप वहाँ बायोलॉजी वाले से केमिस्ट्री के क्वेश्चन ना पूछ पा रहे हों, लेकिन यहाँ आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रश्न पूछना चाहता है वो अपना हाथ उठाए और अपना प्रश्न पूछे। Myself Somili Datta of class 11th. My question to the panel is, as the teachers have mentioned that the boundaries between the streams are diminishing slowly. So my question is, should the examinations like JEE, NEET, CUET should also be combined into one, especially when the new streams like biotechnology are also emerging? Thank you. सबसे पहले तो ऑलरेडी द थिंग्स आर बीइंग कंबाइंड, लाइक कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे हैं, जैसे आपको पता है कि नीट पहले ही अलग अलग यूनिवर्सिटी में, पहले हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से, हर बोर्ड अपने हिसाब से मेडिकल का एग्ज़ाम कराता था, और इंजीनियरिंग के लिए भी अलग अलग बोर्ड्स के एग्ज़ाम या स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते थे। तो ये ऑलरेडी ही पहले किया जा चुका है कि ये कोलैबोरेशन उनका किया जा चुका है। अब जो जेईई एग्ज़ाम है या जो नीट एग्ज़ाम है, ये पूरे अब ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ तक तो काफ़ी सारा हमने इसको कोलैबोरेट कर दिया है। बट आप जो बात कर रहे हैं कि जेईई, नीट और सीयूईटी का, तो ये जो है थोड़ा अभी एक फ्यूचर की चीज़ है कि इसमें बच्चे कितना कोप अप कर पाते हैं, क्योंकि तीनों एक अलग अलग ब्रांच की चीज़ें हैं। तो अभी उसकी प्रैक्टिकल हमें फिजिबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा, टेस्टिंग अथॉरिटी भी इंडिया में ऑलमोस्ट मैक्सिमम टेस्ट आर कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनईपी में उसका नाम परख लिखा गया है। ऑल द टेस्ट आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय देम। जो जितनी ये मल्टीपल टेस्टिंग एजेंसी थी वो सब खत्म होती जा रही है हमारे में। और जैसे मैम ने कहा ना, पहले इसका ड्यू जेट हुआ करता था कॉमर्स में एग्जाम, इसका जो हमारे बीबीए बीएमएस के कॉलेज थे, अब सबका एक एग्जाम होने लगा है। और सीयूटी, आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सोमिली, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप सीयूटी, नीट और आईआईटी जेईई को कंबाइन करने की बात कर रहे हो, लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए करवाए जा रहे हैं। जहाँ जेईई है जो वो खाली इंजीनियर की सिलेक्शन के लिए है, नीट जो है खाली मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए है, सीयूईटी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ के लिए सिलेक्शन के लिए। तो ये हम कंबाइन कर देंगे तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन के लिए जो एक नज़र रहती है, एक परख रहती है, वो थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम कंबाइन नहीं होंगे और शायद इसके ऊपर ज़्यादा विचार भी नहीं किया जा सकता। जी, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आगे कौन है जो प्रश्न पूछना चाहता है? गुड आफ्टरनून टीचर्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करी है, तो अब जैसे एक ही एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन होगा। तो एज अ स्टूडेंट अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा कंपटीशन प्लस प्रेशर प्लस टेंशन की हम कैसे डील करेंगे उस चीज़ से, तो वो कैसे करें? आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा और वो जानना भी चाहते होंगे कि इस सिचुएशन में हम क्या करें।
अब सबसे पहली बात ये आती है कि आपका सिलेक्शन जो आप अचीव करना चाहते हैं, नो डाउट कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनमें से ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप किस प्रेशर को फील कर रहे हैं। आप अपनी स्टडी के प्रेशर को फील कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी के प्रेशर को फील कर रहे हैं, और आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर को फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें से आप डिसाइड करें और एक एक चीज़ को एलिमिनेट करें कि आपकी लाइफ में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आपका सक्सेस होना इम्पोर्टेंट है, या आप इस प्रेशर के अंडर रह के अपने आप को अनसक्सेसफुल करना चाहते हैं। तो डिसाइड ये करिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि फाइनली गोल किसने अचीव करना है? गोल आपने अचीव करना है। और आप गोल जब अचीव कर पाएंगे जब आप मेंटली बिल्कुल फ्री होंगे, आप किसी भी प्रकार का प्रेशर फील नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि सर बहुत इजीली आपने बोल दिया कि प्रेशर फील ना करें, बट हम इससे बचे कैसे? इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा। ट्रेंड आपको एरोगेंट नहीं बनना है। ट्रेनिंग आपने अपने माइंड को वो देनी है जो आपके कैरियर पाथ में किसी भी प्रकार के हर्डल्स जो आएंगे उनको आप कैसे डील कर सकते हो। तो उन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, गोल आपका स्टिक होना चाहिए, आप फ्लैक्चुएट ना करें कहीं भी, आप किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले अपने एथिक्स और वैल्यूज़ पे आप ज़रूर काम करें, ताकि वो चीज़ें आपके जीवन में आपको वहाँ ना लेके जाएं कि कोई भी अगर कहता है कि आपने बहुत एरोगेंटली किसी को आंसर कर दिया। जनरली होता है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इनसे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, इनको उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं, है ना। तो वो जब हम उस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेंटली अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं। और वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए हमारे सामने रहती हैं कि जब आप उस आदमी को दोबारा फेस करते हैं तो वो ही चीज़ें आपके सामने रिकॉल होनी शुरू हो जाती है कि उस दिन मैं स्ट्रेसफुल थी या स्ट्रेसफुल था, तो मैंने चाहे अनचाहे इस तरीके की स्टेटमेंट दी, और वो बाद में आपको पिंच करती है। तो आपने अपने व्यवहार को बहुत ही काम रखना है, अपने गोल पे स्टिक रहना है, अपने रूटीन में योगा, मेडिटेशन, आपकी जनरल स्टडी, जो भी आपका शेड्यूल है उसको आप प्रॉपर रखें। तो सबसे पहले आप एज ए गुड ह्यूमन बीइंग अपने आप को ट्रेन करें, और अपने जो गोल्स हैं उन गोल्स पे फोकस करें, प्रायोरिटी को सेट करें। जिन प्रायोरिटी से आपको लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं ये चीज़ें, उन चीज़ों को एलिमिनेट करें और अपने लक्ष्य की तरफ चलते चले जाएं। सो डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर लेंगे और मेंटली फ्री भी रहेंगे। और भी अगर कोई अपना प्रश्न पूछना चाहे तो पूछे। मेरा नाम करण शर्मा है। जैसा कि आप सब ने बोला, आप सब हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। किसी ने इसकी बात करी लीगल स्टडीज़ की, किसी ने केमिस्ट्री और किसी ने बायो के करियर्स की बात करी। अगर मैं एक एज अ साइंस स्टूडेंट मैं बोलता हूँ, अगर मैं साइंस के साथ अपनी हॉबी या फिर म्यूज़िक को मैं कल्टिवेट करना चाहता हूँ, उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहता हूँ, हु इज़ देयर टू टेल मी एंड हु इज़ देयर टू गाइड मी थ्रू इट, रादर देन एंड हाउ कैन आई मैनेज द स्टडीज़ विद द हॉबी? हाउ कैन आई, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ म्यूज़िक और उसको मैनेज, और मेरे को बताने वाला कौन है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है इस हॉबी को आगे कल्टीवेट करने का? थैंक यू। देखिए, आपने दो चीज़ों को मैनेज करने के लिए पूछा कि हम इन दो चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम टाइम मैनेजमेंट, हम बहुत ही अर्ली स्टेज पे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। आप स्कूल आते हैं, स्कूल में आप 8 बजे से 2 बजे तक एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप उन सब चीज़ों को रखें जिनको आप करना चाहते हैं। उसमें आपकी स्टडी का भी होगा और आपके एंटरटेनमेंट का भी होगा और आपकी हॉबी का भी होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन आता है कि मैं इन चीज़ों को अचीव कैसे करूं। टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपके पास एक टाइम शेड्यूल तो बन ही गया। जहां आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो नो डाउट आपको एक म्यूजिशियन से, जो आप किसी भी एरिया में आप उसको वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि आपके ये फर्दर स्टेप्स हैं। यहाँ चीज़ आती है कि आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या आपका लर्निंग प्रोसेस है, आप खाली सीखना चाहते हैं। अगर आप डिग्री डिप्लोमा के बेस पे करना चाहते हैं तो वो आपको
प्रोफेशनली आपको अचीव करना होगा। तो यहाँ आप गाइडेंस के थ्रू उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। जहाँ स्टडी की बात आती है तो स्टडी नो डाउट आपके स्कूल में रेगुलरली आप कर रहे हैं, आपके टीचर्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, और अच्छे से आपका असेसमेंट होता है, आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, और आप उस तरीके से अपने गोल को अचीव करने के कितने दूर हैं, कितने नज़दीक हैं, वो असेसमेंट आपका स्कूल लेवल पे होता रहता है। तो जो आपका हॉबी है उसके लिए जो भी जगह आप चुनना चाहते हैं कि मुझे ये खाली एक सीखना है कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बजाना आ जाए या मुझे सिंगिंग आ जाए, तो उसके लिए आप जिस भी एरिया में जाते हैं और अपना जिस भी उसको ज्वाइन करते हैं सेंटर को, तो वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा लेना चाहते हैं या खाली लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हॉबी के लिए। करण, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी मेरे विचार में। कुछ 2-4 दिन पहले मैं एक जाने माने सिंगर का इंटरव्यू देख रही थी, तो उनके गाने आप लोगों में बहुत फेमस भी हैं। उन्होंने अपने पिताजी के कहने पे साइंस स्ट्रीम ले ली। वो ऑलरेडी म्यूज़िक में बहुत आगे तक परसीव कर चुके थे, काफ़ी कुछ अचीवमेंट कर चुके थे, बट उसके बाद उनके गुरुजी ने ही उनको ये बात बोली कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, आप साइंस में आगे जाना चाहते हैं या म्यूज़िक में आगे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने म्यूज़िक को चुना। अब मेरी तरफ से मैं एक सिर्फ सजेशन देना चाहूँगी आपको। आप साइंस स्टूडेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा स्कोप है। आप अपने म्यूज़िक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ब्लेंड करके एंड यू कैन अचीव गुड। बहुत अच्छा। अब करण के बाद कौन है जो अगला प्रश्न पूछ सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारे रिस्पेक्टिव मैम ने बोला कि पहले से ही कंटेंट राइटिंग के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्कोप है, तो उसी के ही बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे पीएचडी के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, और क्या हम रिसर्च को एज अ गोल बना सकते हैं, और इस कंट्री में हमारे भारत में इसका कितना डिमांड है, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी क्या हम बोल सकते हैं कि क्या हमारा गोल बन सकता है ये? सिया, आपका ये क्वेश्चन, पहले तो आपको ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि आप रिसर्च में पीएचडी के रिसर्च में किस फील्ड को चुनना चाहेंगे, कौन सा आपका टॉपिक होगा, उसके हिसाब से ये तय होगा कि उसकी आगे क्या डिमांड है। रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप खाली उसको भाषा के कंटेक्स्ट में देखना चाह रहे हैं, तो आपको विलुप्त होती हुई भाषाओं के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अगर आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि कोई भी भारतीय भाषा है या विदेशी भाषा है, उसको आप एज ए सब्जेक्ट चूज करके और उसके ऊपर उसको अपना रिसर्च टॉपिक बना के आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और पीएचडी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसमें एक आपकी एक लगन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप उसमें पूरे तन मन से उसमें ध्यान लगा के काम करेंगे, और उसमें पहले क्या हुआ है, आगे क्या स्कोप है उस चीज़ के बारे में, उस भाषा को अगर आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दिमाग से नए विचार देने होंगे, और उसके लिए अपनी तरफ से प्रयत्न, क्या क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं वो करना होगा, अगर आप सिर्फ भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप वैसे किसी और फील्ड में रिसर्च, तो पहले आपको वो विषय चुनना पड़ेगा, और उसके आगे फिर आपको आगे रिसर्च में जाना होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून टीचर्स। तो मेरा नाम देवेश है, और मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो स्कूल का हो या कोई ओलंपियाड एग्ज़ाम हो, तो मोस्ट स्टूडेंट्स को या एंग्जाइटी हो जाती है या फिर पैनिक अटैक आता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा, या फिर मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, पास नहीं हो पाऊँगा। तो सर उसके लिए क्या करना है? सबसे बड़ी सिचुएशन आती है कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आप पैनिकनेस की बात कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है। तो ये आप डिसाइड कैसे करते हैं कि आप पैनिक भी हो रहे हैं, आपको एंजाइटी भी हो रही है? आपके पास कौन सी टेस्टिंग मशीन ऐसी होती है जिससे आप लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं पैनिक भी हो रहा हूँ और मुझे एंजाइटी भी हो रही है?
तो पहली बात तो अपने माइंड से इन चीज़ों को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, है ना। कंप्यूटर में डिलीट बटन डाल दिया तो उसको, और उसमें स्पैम में भी जाके देखना नहीं, कहीं नहीं देखना, डिलीट मीन्स डिलीट। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखिए। दूसरी, जब आप इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसके पीछे के लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है। क्या आपने सिलेबस को ठीक से नहीं पढ़ा? क्या आपने अपनी प्रैक्टिस ठीक से नहीं की? प्रैक्टिस वो नहीं होती कि आपने कोई नोटबुक से लर्न किया और आप उसको बार बार मगअप करते जा रहे हैं, मगअप करते जा रहे हैं। आपने प्रैक्टिस पेपर कितने किए, आपने रिटन प्रैक्टिस कितनी की। जब आप किसी भी चीज़ को करते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज, जब हम किसी चीज़ को बार बार अभ्यास में लाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो जाते हैं उस चीज़ के। और जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती कि हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। आपके पास स्टडी का एक स्ट्रेस है, जिसे आप लोगों ने स्ट्रेस कन्वर्ट में एक नाम दे दिया है कि स्ट्रेस है। जबकि आप अगर उस चीज़ को देखेंगे कि आपके कंपैरिजन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इसका बहुत अभाव है, वो ये स्टडी लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को इन चीज़ों के पीछे आप बिल्कुल भी ना जाने दें, ना दबने दें, और आप बेहतर करेंगे अगर आपने ठान लिया और आपने मान लिया कि मैंने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, इनका आपको कोई भी एनालिसिस आपके पास नहीं है कि आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ग्रीन बटन दबेगा तो आपको पता चल जाएगा मैं पैनिक हो रहा हूँ, ये वाला बटन दबाऊंगा तो पता चलेगा मुझे स्ट्रेस हो रहा है। सो व्हाई? स्ट्रेस दोनों प्रकार से होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो आप स्ट्रेस को किस वे में लेते हैं? अगर आपको अपने मामा के बेटे की शादी में जाना है तो आपको स्ट्रेस है कि आपको बहुत अच्छी ड्रेस परचेज करके लानी है, कब पापा आएंगे, कब मम्मी आएगी, फिर मुझे जाके मार्केट से ये लाना है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस। ये भी स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस को तो आप इंजॉय कर रहे हो। एक है कि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छे से एग्ज़ाम देना है, उस स्ट्रेस को आप नेगेटिव ले रहे हो। तो ये डिसाइड आपको करना होगा कि ये स्ट्रेस दोनों वे में होता है, वो आप किस वे में ले जाना चाहते हो उसको, कि आप इंजॉय करना चाहते हो स्ट्रेस को और आप अपना 100% देना चाहते हो, या फिर आप उससे प्रेशराइज होके अपने आप को डिमोरलाइज फील करते हो। बच्चों, आप सभी लोग प्रेयर के टाइम में या कभी ना कभी एक बात ज़रूर बोलते होंगे ताली बजा करके, वो है आप आगे आने वाले समय के, मतलब जो हमारे देश के, भारत देश के और भारत माता के हम सब सेवक हैं। क्या हम हर दिन ये नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय? क्योंकि अगर भारत रहा तो हम सब सिक्योर्ड हैं और हम आगे बढ़ेंगे, हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमारा गोल वहाँ भी बिल्कुल सेट होना चाहिए। जैसा कि आपके हमारे साथ के लोगों ने बोला, हमारा गोल सिर्फ एक होना चाहिए कि हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम अपने देश को भी आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम समअप करते हुए आज के सेशन को मैं 3 बार आपसे बोलूँगा। मैं बोलूँगा भारत माता की, आप जितना जोर लगा सकें उतनी तेज़ी से बोलिए, जिससे पता चले कि अब छुट्टी की घंटी जो बीच में बजी थी वो सार्थक है। तैयार हैं आप? बहुत धीरे आवाज़ आई है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय! भारत माता की जय! पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।